नमस्कार। सौरभ केमिस्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आज हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक पैरेलल रिएक्शन। एक्चुअली पैरेलल रिएक्शंस के बारे में, इसको कैसे डिराइव करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेट गेट में किस तरह के पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, हम लोग यही देखेंगे इस लेक्चर में। और ये जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर पैरेलल रिएक्शंस का डेरिवेशन हमसे नहीं हो पा रहा है, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। तो हमने सोचा चलो एक लेक्चर बना के उन लोगों को हेल्प कर देते हैं, उन लोगों का हेल्प कर देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे पैरेलल रिएक्शंस का डेरिवेशन कैसे डिराइव करते हैं इसको, और कैसे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं पैरेलल रिएक्शन। एक्चुअली पैरेलल रिएक्शन कुछ खास होता नहीं है, ऐसा डरने वाली चीज़ ही नहीं है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह ही है, लेकिन इसको हम लोग कम्प्लेक्स रिएक्शन में पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आखिर क्यों, क्या है। देखिए, अगर बाईसाइक्लोहेक्सेन है तो 730 केल्विन पे इसका रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? बाईसाइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन और मिथाइल साइक्लोपेंटेन में रीअरेंज होता है। अब जब एक ही बाईसाइक्लोहेक्सेन है और इसको 730 केल्विन टेम्परेचर दे देते हैं तो साइक्लोहेक्सेन भी बनेगा, मिथाइल साइक्लोपेंटेन भी बनेगा। तो अब कितना बनेगा, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल बनेगा, डिपेंड करेगा इस रेट कांस्टेंट K1 और K2 पे। अब कहना मेरा ऐसा है कि अगर इस तरह के रिएक्शन का स्टडी करना हो तो हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे इसको? पैरेलल रिएक्शन में। क्यों? क्योंकि ऐसे देखिए, अगर हमारे पास ऐसा कुछ रिएक्शन होता था, A से B प्लस C बनता था, ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन है और मान लीजिए रेट कांस्टेंट K होता था, ठीक है, तो इसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन में रखते थे और सिंपली रेट ऑर्डर को डिराइव करते थे, जो पहले हम लोग करते आ रहे हैं उस तरह से। अब इसी रिएक्शन को जरा समझिएगा, A को हमने B बना दिया और C बना दिया, और यहाँ इसका रेट कांस्टेंट K1 कर दिया, इसका रेट कांस्टेंट K2 कर दिया। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। A से B और C इस केस में भी बन रहा है, लेकिन यहाँ B और C के बनने का रेट कांस्टेंट K है, लेकिन यहाँ B के बनने के लिए रेट कांस्टेंट K1 है और C के बनने के लिए रेट कांस्टेंट K2 है। आई बात समझ में? क्या डिफरेंस है दोनों में? सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो रेट कांस्टेंट है दोनों के लिए, इस केस में एक ही है K और इस केस में 2 है, तो इसीलिए इसको हम लोग पैरेलल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि पैरेलली A से B भी बन रहा है और C भी बन रहा है और दोनों का रेट कांस्टेंट अलग अलग है। यहाँ क्या है, यहाँ अब इसको भी अगर आप उस तरह से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि A से B भी बन रहा है, A से C भी बन रहा है, लेकिन यहाँ दोनों का रेट कांस्टेंट K ही है। तो अगर दोनों का रेट कांस्टेंट K है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन अलग अलग है तो इस तरह से लिखेंगे। बस यही डिफरेंस है। और इस तरह का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि बहुत सारे रिएक्शंस है, बायोसाइक्लोहेक्सेन की तरह ही बहुत सारे रिएक्शन है जो एक साथ दो प्रोडक्ट बनाते हैं। अब जब 2 प्रोडक्ट बना रहा है तो बट ऑब्वियस है कि अगर दोनों का रेट कांस्टेंट सेम का, लेकिन रेट कांस्टेंट अलग अलग है, तभी तो 2 प्रोडक्ट बना रहा है, तो मतलब ये पैरेलल रिएक्शन के कैटेगरी में आते हैं। और इन रिएक्शंस का काइनेटिक्स हम लोग पैरेलल रिएक्शन के अंडर में स्टडी करते हैं। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि पैरेलल रिएक्शन जो होता है उसका काइनेटिक्स हम लोग कैसे निकालते हैं। सिंपल है, कुछ खास नहीं है, कुछ स्पेशल नहीं है। अब हम लोग लेते हैं कि A था और A से B बना और C बना, ठीक है, और मान लिया कि B बनने का रेट है K1 रेट कांस्टेंट और इसका रेट कांस्टेंट है K2, ठीक है, क्लियर। इनिशियली क्या होगा, ये A0 है मान लीजिए, यहाँ ही, और एट टाइम t ये क्या हो गया, AT हो गया, ठीक है। इनिशियली B तो 0 होगा क्योंकि प्रोडक्ट बनना तो स्टार्ट हुआ ही नहीं है t = 0 पे, और t = t पे मान लीजिए कि y है। इसी तरह से टाइम t = 0 पे 0 होगा और
t इक्वल टू टी पे मान लीजिए z है। क्लियर? चलिए अब ये भी हम मान लेते हैं, समझ लेते हैं कि अगर स्टार्टिंग में a0 है और यहाँ at है, मीन्स इसको कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में a है और यहाँ x इसमें से क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, तो एट टाइम t a माइनस एक्स बच गया। ठीक है, तो इससे आप इस पूरे डायग्राम को, पूरे फिगर को देख के क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। समझ में आया या नहीं आया? अरे भाई, अगर a x टूटा और ये y और z बना तो ये जितना टूटेगा उतना ही तो ये बनेगा। तो x डिकम्पोज हुआ और y प्लस z का फॉर्मेशन हुआ, मीन्स x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। क्लियर है? गुड, इतना ही समझना है। यहाँ छोटे छोटे चीज़ों को समझते चलना है, और जो हम लोगों ने पहले किया है, जो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए हम लोग जिस तरह का और डेरिवेशन के लिए जो कंसेप्ट यूज करते हैं वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज करना है, कहीं कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक, अब हम लोग इसको डिराइव करते हैं, तो उसके लिए करते क्या है कि इन सब चीज़ों को थोड़ा मिटा देते हैं, क्योंकि हमको स्पेस भी चाहिए और दिखे भी क्लियर सब कुछ। तो ठीक है, ऐसा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर A से B बन रहा है, ठीक है, समझिएगा, एकदम से एलिमेंट्री रिएक्शन का कंसेप्ट है। A से B प्लस C बन रहा है और रेट कांस्टेंट K है, तो हम लोग क्या लिखते थे? हम लोग लिख सकते हैं ना, याद कीजिएगा, dA बाई dt, मतलब डिकम्पोज का रेट माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू प्लस dB बाई dt इज इक्वल टू dC बाई dt। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? हाँ, ध्यान रखिए, यहाँ एक और चीज ध्यान रखना है, ये dA मीन्स क्या था? एट टाइम t पे जो कंसंट्रेशन होता है वही होता था ना। ठीक है, तो ये आपको पता है, हम लोग जानते हैं। अब इसी फॉर्मूला को, इसी मॉड को यहाँ हम लोग यूज कर लेते हैं। और एक और चीज़ यहाँ जानते हैं, यहाँ से ये भी क्लियर है कि dA t बाई dt इक्वल टू k इंटू a इंटू टी। क्लियर है ना? बस इतना जो एलिमेंट्री रिएक्शन का बेसिक है, हम लोग इसको यूज करेंगे। और देखिए कैसे ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन जो है, हम लोग कैसे इसको डिराइव कर लेते हैं इजीली। कुछ नहीं करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, A से B बन रहा है, तो यहाँ हम क्या लिख रहे हैं? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस dA बाई dt। कोई दिक्कत? क्लियर है? और ये जो डिकम्पोज हुआ, ठीक है, तो ये टूट के क्या बनेगा? तो बन रहा है dB बाई dt प्लस dC बाई dt। ये बात समझ में आई? क्लियर है ना? देखिए, सीधा है, x टूटा तो y प्लस z बना, तो जितना डिकम्पोज कर रहा, जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, उसी रेट से ना टोटल फॉर्मेशन होगा। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? चलिए, अब अगला स्टेप हम अभी देखिए, यहाँ से जैसे इसको इस तरह से लिखा, हम लोग यहाँ से भी तो लिख सकते हैं कि माइनस, या अब हम लोग सिर्फ dB बाई dt की बात पहले कर लेते हैं। अब dB बाई dt को क्या हम k1 इंटू at लिख दें, और dC बाई dt को k2 इंटू at लिख दे? तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, प्लस रखे ना रखे बात देखिए। क्लियर है ना? देखिए, बस उसी तरह से इसको लिख दिया। क्लियर? चलिए अब इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कुछ भी डाउट हो तो क्लियर करते चलिएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए, हमारे पास एक इक्वेशन क्या है? देखिए, इस इक्वेशन में इस दोनों को हम रख दें, इस दोनों का वैल्यू, तो आगे यहाँ पे हम लाते हैं। अब इसको क्या लिखें? माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू,
dB/dt के जगह पे K1AT और dC/dt की जगह पे K2AT लिख दें तो देखिए K1AT प्लस K2AT और ये भी AT है, ठीक है ना, क्योंकि एट टाइम t पे ही सब कुछ हो रहा है ना। क्लियर है? एनी टाइम t, इसको भी आप ऐसे कर लीजिए, हम लोगों ने उसमें देखा था कि यही है, एट टाइम t होता है सब कुछ, ठीक है। तो अब देखिए इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख दें, देखिएगा इसमें से AT कॉमन ले लें तो K1 प्लस K2 बच जाएगा और इधर क्या बच जाएगा माइनस DAT, ठीक है, इज इक्वल टू, अगर हम ऐसे कर दें K1 K2 इंटू DT तो किसी को कोई दिक्कत, और यहाँ A1T भी कॉमन है यहाँ पे, एक सेकेंड, इतना इंटू A1T DT, देखिए किसी को दिक्कत, DT को उधर ले गए, K1 प्लस K2 को कॉमन ले लिया और AT बचा हुआ था, ठीक है। अब क्या करें, देखिए माइनस, इस माइनस साइन को भी यहाँ से हटा के यहाँ ले जाते हैं। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, कहाँ तक, तो A0 से AT तक, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इनिशियली A0 था, फाइनली AT हो गया, और इसका क्या होगा 0 से T तक, टाइम इनिशियली 0 था, फाइनली T हो गया। क्लियर है? चलिए अगला स्टेप देखिए, हमें अगले स्टेप में क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है सीधा। तो देखिए ये AT जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ से इसको इसी स्टेप में हम आगे लिख नहीं रहे हैं, यहीं से इसको बाहर ले लिया और यहाँ पे DT हो गया। अब इसको इंटीग्रेट अगर हम कर दें तो इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा, DAT/AT का log A, ठीक है, और इसका वैल्यू दे देते हैं हम A0 से AT तक, गुड। और इसके बाद इधर क्या हो गया, माइनस K1 प्लस K2 इंटू T, यहाँ पे T कहाँ से कहाँ तक था, तो 0 से T तक, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप में क्या हो जाएगा, ये ln, और जब हम ln रखेंगे तो AT बाई A0 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस K1 प्लस K2 इंटू T। क्लियर है ना? इंटीग्रेशन तो आपको, इंटीग्रेशन तो बेसिक है, इसमें कुछ खास इंटीग्रेशन में था नहीं। क्या था देखिए, सीधा है 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x, ठीक है ना। तो इसी का हमने यहाँ यूज किया, DA/AT का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln AT, और हमने लिमिट पुट कर दिया A0 से AT तक, ठीक है। चलिए अब इसको भी मिटा लेते हैं। अब अगला स्टेप में क्या होगा, देखिए डेरिवेशन कितना इजी है। ln, अभी तो आपको पता है कि अगर log को हटाना होगा तो e का पावर उधर देना होगा, तो जैसे AT/A0 कर दिया, ठीक है, और इधर से log को हटाया तो उधर क्या हो जाएगा, e का पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T। क्लियर है? log हटा, e के पावर में चला गया, वो जो उधर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T था। अगला स्टेप हम क्या करें, लिखें AT इज इक्वल टू A0 इंटू e का पावर माइनस T, e टू दी पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक इक्वेशन हमको मिल गया जो बता रहा है कि A का डिसइंटीग्रेशन, A जो है डिसइंटीग्रेट होकर डिकम्पोज होकर के किसी टाइम पे अगर AT हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, A0 इंटू ई के पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T।
अब यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? आपको एक रिएक्शन दे दिया गया होगा, ए से बी बना, ए से सी बना, इसका K1 और इसका K2 रेट कांस्टेंट दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि एट टाइम 50 सेकेंड, 50 सेकेंड के बाद ए कितना बचेगा, ए का कितना पार्ट बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ए का पार्ट पूछ रहा है, मतलब रेशियो पूछ रहा है, तो AT/A0 इधर आ जाएगा और K1 + K2 पता ही है, K1 K2 दिया रहेगा और T भी दिया रहेगा। तो यहाँ से आप इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। और आज के समय में तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर भी इजीली अवेलेबल है, तो ई का पावर भी निकालने में आपको किसी भी तरह का कोई कठिनाई नहीं होगा। तो ये तो हम समझ गए कि कैसे ए किसी भी टाइम पे ए जो होगा, ए का डिकम्पोजिशन जो होगा, डिकम्पोज होकर ए कितना बचा रहेगा किसी भी टाइम पे, हम इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक चलिए। अब हम जो देख रहे हैं कि ए से बी बना और ए से सी बना। ठीक है, मान लीजिए इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। तो ए हमने क्या निकाला कि एट टाइम टी पे ए कितना बच गया। जैसे कि मान लीजिए कि समझने के लिए कि इनिशियली ए था और एट टाइम टी पे ए -x बच गया। ठीक है, ए इनिशियली 0 था और एट टी पे ए y बन गया और ए इनिशियली 0 था और टाइम टी पे z बन गया। तो अभी तो हम ये निकाले हैं कि किसी भी टाइम पे टी पे a -x कितना होगा, ये हम लोग निकालना सीख गए कि a -x मीन्स AT, तो वो इनिशियल वैल्यू इंटू e का पावर -K1 + K2 इंटू टी के बराबर होगा। लेकिन अब आपसे पूछा जाए कि किसी भी टाइम टी पे y कितना बना होगा या z कितना बना होगा, तो ये कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए पीछे जो हमने अभी पढ़ा था उसमें पीछे जाएंगे। तो हमने एक इक्वेशन लिखा था, आपको याद होगा, देखिए ये देख लीजिएगा पीछे वीडियो को बैक करके, क्या कि dB/dt एनी टाइम t पे dV/dt जो होता है वो किसके बराबर था, K1 × AT के। आप वीडियो को बैक कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। तो अब यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं, देखिए AT जो हमने निकाला है इक्वेशन 1 से, उसको यहाँ रख दीजिए। तो देखिए इस वैल्यू को पुट कीजिए तो क्या हो गया, K1 × A0, ठीक है, इंटू e का पावर -K1 + K2 इंटू टी, e⁻⁻ -K1 + K2 इंटू टी। ये आ गया आपका dB/dt। ठीक है, अब इसको जरा रब कर देते हैं। एक्चुअली इक्वेशंस थोड़े लंबे हैं, तो बोर्ड थोड़ा बड़ा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी हम लोग मिटा के रब करके देख लेंगे। तो अब अगला स्टेप देखिए, क्या करें इसको, देखिए यहीं से समझ लेते हैं। dBT/dt = K1 A0 e⁻⁻ K1 + K2 इंटू टी है। तो देखिए dBT का BT मतलब B का वेरिएबल इधर कुछ नहीं है तो उसको छोड़ देना है, dt इधर है और वेरिएबल जो t है इधर है, तो dt को उधर ले जाना है। ठीक है, तो अगला स्टेप मेरा क्या हुआ कि dBT और t को हम उधर ले गए हैं, ठीक है, = K1 A0 e⁻K1 + K2 इंटू टी dt। अब दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, और इसका b का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इनिशियली b 0 था और टाइम t पे कितना है y, तो 0 से y, और dt का क्या है 0 से t। क्लियर है ना यहाँ तक, गुड। तो देखिए इसका क्या हो गया, dBT का हो गया dB और dB हो गया मतलब b हो गया, और इसका 0 से y हो गया = अब देखिए K1 A0, ये दोनों कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल दिया, और e⁻⁻ K1 + K2 इंटू टी dt का इंटीग्रेशन 0 से t तक।
तो ये तो अब y माइनस 0 मतलब y हो गया इज इक्वल टू क्या है k1 इंटू a0 और e टू द पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी को इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या आता है e का पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी अपॉन माइनस k1 प्लस k2 और इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से t तक। इंटीग्रेट करने पे इतना कैसे आया ये हम लोग देख लेंगे, हम अभी जिसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं फिर ये भी आपको हम समझा देंगे, बेसिक इंटीग्रेशन है आप प्लस 2 में जरूर पढ़े होंगे। तो खैर आगे चलते हैं। तो क्या आ गया y इज इक्वल टू k1 a0, ये जो कॉमन जो वेरिएबल नहीं है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट टर्म को, तो माइनस k1 प्लस k2 बाहर आ गया और यहाँ क्या बच गया e टू द पावर k1 प्लस k2 इंटू टी और लिमिट 0 से t तक। ठीक है, देखिए अब अगला स्टेप में हम क्या लिख दें y इज इक्वल टू k1 a0 अपॉन माइनस k1 प्लस k2। समझिएगा अब यहाँ पे पहले हम t रख दिए तो ठीक है e माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी माइनस 0 रखेंगे तो e का पावर e टू द पावर k1 प्लस k2 इंटू 0 मतलब इसको पूरे को 0 से रिप्लेस कर दें तो e का पावर 0 मतलब 1 से रिप्लेस कर दें तो ये हो गया 1। समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना, गुड। तो अब y इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा, अब थोड़ा सा इसको यहाँ मिटा के और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा है इक्वेशन और क्लियर हो जाएगा। देखिए अब y क्या आ गया, आपका y आ गया, देखिए इस माइनस साइन को अगर हम इसके अंदर ला दें तो देखिए क्या आ जाएगा, हम लोग का आ गया a0 k1 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू ऐसा एक ब्रैकेट दे दे इंटू 1 माइनस ई इज टू पावर क्या है माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। देखिए तो ऐसा आ गया, क्लियर है। तो क्या आ गया y जो प्रोडक्ट बना जो ये हमको चाहिए था, तो अब यहाँ से अगर कोई आपसे पूछता है कि 10 मिनट 20 मिनट या किसी भी टाइम पे y कितना बना तो हम निकाल सकते हैं अगर k1 k2 पता हो और इनिशियल कंसंट्रेशन पता हो हम a का, तो ठीक है। तो ये हो गया मेरा दूसरा फार्मूला। अब देखिए अब होता क्या है कि यहाँ से ये भी पूछ सकते हैं कि z कितना बना, ठीक है। तो z कितना बना, देखिए आप इस रिएक्शन को देखने में क्या लग रहा है, जब हम dc/dt यहाँ लिखेंगे देखिएगा कुछ डिराइव करने की जरूरत नहीं, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ होता है k2 इंटू at। देखिए तो क्या डिफरेंस है dv/dt और dc/dt में, सिर्फ एक k1 और k2 का डिफरेंस है और सब कुछ सेम रहेगा। तो मतलब साफ है कि अगर z की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ भी यही होगा, k1 के जगह k2 हो जाएगा और सारा इक्वेशन जस का तस सेम एकदम से यही रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया थर्ड रिएक्शन। देखिए अब हम लोगों के पास अब इन सबको मिटा देते हैं, अब इन सबों की जरूरत नहीं है। दो इक्वेशन मिल गया। दो इक्वेशन क्या मिल गया कि हमारे पास देखिए बहुत बढ़िया a से b बन रहा है और a से c बन रहा है, इसका रेट कांस्टेंट k1 है, इसका रेट कांस्टेंट k2 है और एट टाइम t पे अगर ये at है इसको अब at के जगह पे हम ऐसे लिख लेते हैं कि a माइनस x है, a y है और ये z है। तो टाइम t पे y जो बना है वो कितना बना है अगर कहीं पूछे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले पे।
अगर z कितना बना है तो इस फॉर्मूले पे निकाल सकते हैं। और हाँ, अब ये भी पूछे कि टाइम t पे a कितना है, तो ये भी हम लोगों के पास फॉर्मूला था, at इक्वल टू अभी डिराइव किए थे तो हम लोगों को मिला था a0 इंटू e का पावर e टू पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू t। तो देखिए 3 फार्मूलाज हैं और तीनों फार्मूला से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी टाइम पे a कितना है, b कितना है और c कितना है। तो यहाँ से इस बात का तो डेरिवेशन क्लियर हो गया, डिराइव हो गया कि एट टाइम t a कितना होगा, b कितना होगा, c कितना होगा, हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। एक चीज़। दूसरी बात क्या कि हम लोगों ने ये भी देख लिया कि x जो होगा वो y प्लस z के बराबर होगा। एक चौथा फार्मूला हमारे लिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट a है, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है वो ये कि कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है कि रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब फॉर्म्ड, मतलब ऐसे समझिए कि y बाई जेड, यही है ना, प्रोडक्ट फॉर्म में y फॉर्म हो रहा है, z फॉर्म हो रहा है, तो y बाई जेड का रेशियो भाई साहब क्लियर है, y बाई जेड। देखिए कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा और क्या बचेगा, k1 बाई k2। ये भी याद रखिएगा यहाँ से, ये हो गया 5 नंबर। तो देखिए अगर 5 फार्मूलाज को, और इसमें कुछ बड़ा भी नहीं है और इनफैक्ट आप डिराइव कर भी सकते हैं अगर याद नहीं रहा तो 5 फार्मूला, 5 सिर्फ सिंपल 5 फार्मूलाज अगर आपको रिमेंबर, आप याद रखते हैं तो इस पैरेलल रिएक्शन के क्वेश्चंस को बनाने में कहीं किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन सिर्फ 5 फार्मूला, 5 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज, और वो भी हमने अगर रिमेंबर याद नहीं कर सकते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमने डिराइव करके देखा भी कि कैसे इजीली हम लोग इसको डिराइव कर पाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस 5 फार्मूलाज, इस 5 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो जनरली क्वेश्चन क्या आएगा, अब हम लोग इसको थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है, और देखते हैं जनरली क्वेश्चन आता क्या है। तो देखिए जनरली क्वेश्चन यही आता है, आप उठा के क्वेश्चन बैंक देखिएगा गेट का, गेट में बहुत बार क्वेश्चन आया है, ए से बी और सी बना दे देगा, गिवन रहेगा आपको k1 k2 का वैल्यू गिवन रहेगा, और पूछेगा कि आफ्टर टाइम कुछ भी, मान लीजिए टाइम 10 मिनट्स, आपको कहेगा कि आफ्टर टाइम 10 मिनट्स प्रोडक्ट और रिएक्ट, कहेगा कि ए 10 मिनट्स के बाद ए का कितना पार्ट डिकम्पोज कर जाएगा, ठीक है। अगर ये पूछता है कि 10 मिनट के बाद ए का कितना पार्ट डिकम्पोज कर जाएगा, तो देखिए बचा हुआ ए है 80, इनिशियली ए 0 है, तो कितना डिकम्पोज कर जाएगा पूछ रहा है। कोई बात नहीं है, हमको ये पता है कि कितना बचा हुआ है कैसे निकालते हैं। तो कितना बचा हुआ है जब आप निकाल लीजिएगा तो कितना डिकम्पोज कर जाएगा वो इनिशियल में से माइनस करके निकाल लेंगे। तो उसके लिए डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला है। कभी कभी आपसे ये पूछेगा कि कितना x बना, k1 गिवन है, k2 गिवन है और a का इनिशियल वैल्यू गिवन है, कितना x बना, तो इसके लिए हम इस फार्मूला, कितना y बना, तो इसके लिए हम लोग इस फार्मूला पे जाएंगे। और कभी पूछेगा कितना z बना, तो इसके लिए इस फार्मूला पे जाएंगे। कभी ये भी पूछ सकता है कि x और y गिवन होगा, पूछेगा z का वैल्यू क्या होगा, इस फार्मूला पे जाएंगे। कभी y और z दिया रहेगा और उनके रेट कांस्टेंट का रेशियो पूछेगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। इस टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन पूछता है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपका डेरिवेशन क्लियर है, आपका बेसिक स्टेप्स क्लियर है, तो कुछ भी तोड़ मोड़ के पूछेगा तो आप उसको बना सकते हैं। तो मेरे समझ से इस पैरेलल रिएक्शन का डेरिवेशन अब आप लोगों से हो जाएगा। जो भी पीजी वाले बच्चे थे या यूजी वाले बच्चे थे जिनको दिक्कत हो रहा था डिराइव करने में, मेरे समझ से अब वो प्रॉब्लम नहीं रह गया होगा। और अगर वो प्रॉब्लम रह गया होगा तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और हम उसको अगर जिस तरह का प्रॉब्लम होगा, जिस तरह का आपको डाउट होगा, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे। तो ठीक है, हर बार की भांति इस बार भी मैं आपको एक क्वेश्चंस के साथ छोड़े जा रहा हूँ। आप इसको सॉल्व जरूर कीजिएगा और सॉल्व करने के बाद आप
अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आप डालिएगा कि नहीं हो रहा है तो मैं इसको खुद कर दूंगा, लेकिन आप ट्राई जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए से बी और ए से सी बना, पैरेलल रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। तो मेरा क्वेश्चन साफ और सिंपल है कि फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ ए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैंने कहा कि आपको हाफ लाइफ निकालना है, किसका? ए का, ठीक है। एक्चुअली अभी तक हाफ लाइफ पे, पैरेलल रिएक्शंस के हाफ लाइफ पे किसी ने कुछ भी बात नहीं किया, कहीं भी कुछ आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए कि क्या आप इसका हाफ लाइफ निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा, तो निकालिए, और नहीं निकाल पाए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमसे नहीं हुआ, तो मैं एक छोटा सा लेक्चर इस पे भी बना दूंगा जिसमें कि हाफ लाइफ निकाल करके मैं बता दूं। लेकिन मुझे पता है बेसिक अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा तो ज़रूर निकल जाएगा। मैं थोड़ा सा हिंट्स भी दे देता हूं। देखिए हाफ लाइफ ऑफ के, तो देखिए एक इक्वेशन डायरेक्ट अगर आपको नहीं निकालना है, नहीं डिराइव करना है, तो अगर आपको एक इक्वेशन याद है, और याद क्या करना है, इसमें कोई बड़ा सा इक्वेशन तो है नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट भी निकल सकता है। सोच लीजिएगा हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए अभी है A0, तो हाफ लाइफ इसका निकालना मीन्स ए आधा हो गया, मीन्स A0/2 हो गया, तो A से A0/2 होने में कितना टाइम लगेगा, यही ना, ठीक है। आप देखिए, सोचिए, बनाइए, निकालिए, और अगर नहीं बनता है तो मुझसे